हेलो टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज सुमित्राना। बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एसआर बिहार बीएससी क्लासेस में। तो जैसा कि मेरे प्यारे साथियों, हम लोग फोर्थ सेमेस्टर की जूलॉजी की क्लास यहां पर लेकर के चल रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने पहली यूनिट कवर कर ली थी और दूसरी यूनिट ये हमारी चल रही, जिसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन और इससे पहले का जो लेक्चर था वो हमने कंप्लीट कर लिया था। आज के इस क्लास में बच्चों हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है साइटोस्केलेटन। दैट मीन्स साइटो का मतलब क्या होता है? साइटो का मतलब होता है सेल। देखिए, मैं थोड़ा सा डिस्क्रिप्ट कर देता हूं यहां पर। साइटो का मतलब क्या है बच्चा? साइटो का मतलब यहां पर सेल से लिया गया है, और स्केलेटन का मतलब यहां पर लिया गया है कंकाल से। किससे लिया गया बेटा? कंकाल से। यानी कि कोशिका के अंदर कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स भी पाए जा रहे हैं जो कोशिका का कंकाल बनाने का काम कर रहे हैं। कोशिका के अंदर एक कंकाल, एक कंपार्टमेंट बनाने का काम कर रहे हैं, और ये कंकाल जो है ये कोशिकाओं को शेप प्रोवाइड कर रहा है, उनकी एक डेफिनेट शेप प्रोवाइड कर रहा है, उनको डिफरेंट टाइप की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज कराने में हेल्प कर रहा है ना। तो इस कंकाल के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। किसके? कोशिका के, है ना। अपने कंकाल के बारे में नहीं पढ़ेंगे, वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग कोशिका के कंकाल के बारे में पढ़ लें। यहां से एक शॉर्ट नोट आपका निकल के या लॉन्ग क्वेश्चन आपका निकल के जरूर आ सकता है ना। तो थोड़ा सा ध्यान पूर्वक क्लास को करिए। क्लास कर रहे हैं तो इसी क्लास के कंटिन्यूएशन में आपसे कहना चाहूंगा कि भैया चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, बेल आइकन दबा लो, क्योंकि यहाँ पर जो भी वीडियो लेक्चर अपलोड किया जा रहा है वो टाइमली उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर पाए घर पर रह करके। ठीक है ना बच्चों? तो एग्जाम भी आप लोगों के नजदीक में ही है, तो कोशिश पूरा कर रहा हूं कि जल्दी से जल्दी आप लोगों का क्लास यहाँ पर यूट्यूब के ऊपर ये पहला पेपर फिनिश कराया जाए। तो देखो भैया, साइटोस्केलेटन क्या कहता है, और डेफिनेटली ये हमारी यूनिट सेकंड का ही क्वेश्चन यहाँ पर एक निकल के आया है, या पॉइंट निकल के आया, वो हम पढ़ रहे हैं। कह रहा है साइटोस्केलेटन एक ऐसा नेटवर्क होता है जो पूरी सेल और उसके साइटोप्लाज्म में फैला रहता है। ठीक है, यानी कि कोशिका की बात करें या पूरी कोशिका, और पूरी कोशिका में कहां पर बच्चा? उसके साइटोप्लाज्म में, है ना। उसके साइटोप्लाज्म में ये क्या रहता है बेटा? फैला रहता है। यानी सेल के ऑलमोस्ट सारे सेलुलर मटेरियल को कवर करता है एक्सेप्ट न्यूक्लियस। कोशिका के अंदर जितने भी कोशिकांग हैं, उन सभी कोशिकांगों को ये क्या करता है बेटा? कवर करता है ना। इसके चारों तरफ आपको देखने को मिलेगा, लेकिन जहां पर न्यूक्लियस पाया जाएगा ना, उस न्यूक्लियस के चारों तरफ ये भाई साहब नजर भी नहीं आते हैं। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस न्यूक्लियस है, बिकॉज ये सेंटर ऑफ द मतलब ब्रेन ऑफ द सेल है ना, सेंटर ऑफ द सेल है। और न्यूक्लियस जो है वो डिफरेंट टाइप की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है सेल के अंदर होने वाली, है ना। तो इसलिए इसके चारों तरफ नहीं रहता है, मतलब रहता आसपास में ही है, इसको कवर नहीं करता। साइटोस्केलेटन सभी सेल में पाया जाता है, चाहे वो प्लांट सेल हो, एनिमल सेल हो, है ना, अमीबा प्रोटोजोन्स की हो या प्रोकैरियोट्स की हो, किसी की भी हो, है ना। साइटोस्केलेटन सेल को सपोर्ट प्रदान करता है। साइटोस्केलेटन आखिर कर क्या रहा है? तो ये हमारी सेल को क्या दे रहा है बेटा? सपोर्ट दे रहा है, जो किसी सेल को एक डेफिनिट शेप यानी आकार को प्रदान कर सकता है या करता है। तो प्लांट सेल देखिए आप, अलग तरीके की होती है ना। एनिमल सेल अलग तरीके से है, अमीबा की अलग है सेल, पैरामीशियम की अलग है। अगर आप अपनी बॉडी की बात कर लें तो हमारे बॉडी के अंदर डिफरेंट टाइप की सेल है। भाई लीवर की सेल हो गई, है ना, उसका अलग शेप है। हमारे शरीर का टिश्यू का बात हो गया, वो अलग अलग टिश्यू का शेप वहां पर सेल से मिलकर के बना हुआ है ना। जो टिश्यू वहां पर है, उनकी जो सेल है उनका अलग अलग शेप, अलग अलग तरीके से, कुछ लंबर है, कुछ क्यूबॉइडल है, कुछ मतलब बेलनाकार है, स्फेरिकल है, अलग अलग टाइप की है। हेक्सागोनल शेप हमारा लीवर में है। नेफ्रोटिक टाइप पे अगर देखें तो किडनी में है। पैनक्रियाज का अलग सेल है, स्प्लीन का अलग है ना। तो ये अलग अलग सेल का शेप जो है वो अलग प्रकार का होता है, और वो डिफाइन किया जाता है या वो बनता है किसकी वजह से? साइटोस्केलेटन के प्रेजेंस की वजह से। आगे देखिए लिखा हुआ है, साइटोस्केलेटन सेल में पाए जाने वाले डिफरेंट टाइप के सेल्स ऑर्गेनल्स को अरेंज रखता है। भाई बहुत सारे सेल ऑर्गेनल है, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, राइबोसोम, है ना, लाइसोसोम, बहुत सारे सेल ऑर्गेनल है। इन सभी सेल ऑर्गेनल्स को ये साइटोस्केलेटन क्या करता है बेटा? डिफरेंट टाइप के सेल ऑर्गेनल्स को क्या करता है? अरेंज करने का भी काम करता है सेल के अंदर। तथा मॉलिक्यूलर ट्रांसपोर्ट, जैसे मान लो कोई ट्रांसपोर्ट करना है प्रोटीन को, उसमें भी सहायता करेगा। कोशिका के विभाजन में,
सेल सिग्नलिंग में, सेल सिग्नलिंग कहने का मतलब दो सेल के बीच में जो कम्युनिकेशन हो रहा है उसमें साइटोस्केलेटन का क्या है बेटा, बहुत बड़ा रोल होता है और इन सभी एक्टिविटीज को क्या करता है बच्चों, कंट्रोल करता है। ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब अगर हम साइटोस्केलेटन के स्ट्रक्चर की बात करें, किसकी बात करें भैया, स्ट्रक्चर की बात करें, तो क्या कर रहा है, सभी प्रकार की यूकेरियोटिक कोशिकाओं में है एक साइटोस्केलेटन पाया जाता है जो कि न्यूक्लियस व सेल ऑर्गेनल से संबंधित होता है। न्यूक्लियस और सेल ऑर्गेनल से क्या है बेटा, संबंधित है ना, एसोसिएटेड है। प्रोकैरियोटिक सेल में पाए जाने वाले साइटोस्केलेटन सिंपल टाइप के होते हैं। मैंने क्या बोला, हर प्रकार की कोशिका में मिलेगा, यूकैरियोटिक सेल में भी होगा और प्रोकैरियोटिक में भी होगा। यूकैरियोट्स में ज्यादा डेवलप फॉर्म में पाया जा रहा है, लेकिन प्रोकैरियोट्स में क्या है बच्चा, यहां पर बहुत ही कैसा है बेटा, सिंपल टाइप का साइटोस्केलेटन प्रेजेंट होता है। क्यों होता है, क्योंकि इनमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है ना भाई, न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, इस वजह से साइटोस्केलेटन भी सिंपल टाइप का है क्योंकि उससे एसोसिएटेड नहीं है। नेक्स्ट में देखिए लिखा हुआ है, साइटोस्केलेटन को स्टार्टिंग में एब्सेंट माना जाता था। साइटोस्केलेटन का कोई मतलब ही नहीं था शुरुआत में, तथा माना जाता था, लेकिन पहली बार 1990 के दशक की स्टार्टिंग में इसे पहचाना गया था। तो सबसे पहले साइटोस्केलेटन को पहचाना गया 1990 में, है ना, 19 सेंचुरी में 90 में पहचाना गया। साइटोस्केलेटन जो होते हैं वो कंपोनेंट को फॉलोइंग 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। भाई साइटोस्केलेटन के जो कंपोनेंट्स है ना बेटा, इनको 3 भाग में मुख्य रूप से डिवाइड किया गया, जिन्हें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की सहायता से उनका अध्ययन किया गया था। अब इन्हें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की सहायता से देखा जा सकता है और इन्हीं के सहायता से, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की सहायता से ही हमने क्या किया, साइटोस्केलेटन को अच्छे से पढ़ पाया। अब ये कौन कौन से साइटोस्केलेटन यहां पर निकल करके आए हैं उनकी बात करें तो सबसे पहला जो साइटोस्केलेटन है बेटा, वो माइक्रोट्यूब्यूल्स के रूप में मिलते हैं। तो सबसे मोटे ट्यूबुलर कंपोनेंट्स होते हैं, है ना, ये सबसे माइक्रोट्यूबुल क्या होते हैं, सबसे मोटे होते हैं, सबसे मोटे ट्यूबुलर कंपोनेंट होंगे, है ना, कौन, माइक्रोट्यूबुल्स। वहीं पर माइक्रोफिलामेंट्स की बात करें तो सबसे पतले फिलामेंट होते हैं। और उसके बाद में थर्ड है बेटा इंटरमीडिएट फिलामेंट, यानी मध्य वर्गीय मोटाई वाले तंतु। ठीक है, ये मध्य वर्गीय मोटाई वाले तंतु होते हैं। तो 3 प्रकार के बेटा क्या है, फिलामेंट पाए जा रहे हैं। ये 3 प्रकार के फिलामेंट पाए जा रहे हैं जो कि क्या कर रहे हैं बच्चों, ये 3 प्रकार के फिलामेंट यहां पर मेरा भाई आपका साइटोस्केलेटन बनाने का काम कर रहे हैं। आगे देखिए, हम माइक्रोट्यूब्यूल्स की बात करते हैं, सूक्ष्म नलिकाओं की बात करते हैं। तो देखिए लिखा हुआ है, यह हॉलो ट्यूब लाइक स्ट्रॉज, है ना, एक खोखली नलिका रूपी संरचना। स्ट्रॉ, स्ट्रॉ मतलब एक, जैसे आपने वो देखा ना कि हम लोग जब मार्केट में जाते हैं तो बर्फ वाले भैया होते हैं, बर्फ बनाते हैं तो उसमें स्ट्रॉ डाल देते हैं, या अब आप कोल्ड ड्रिंक पीने जाते हैं, कोल्ड कॉफी वगैरह पीने जाते हैं, स्ट्रॉ पड़ करके आती है वो वाला, उस टाइप का, है ना, उस टाइप का एक स्ट्रक्चर होगा। वह लार्जेस्ट कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, माइक्रोट्यूब्यूल्स कैसे होते हैं बेटा, हॉलो ट्यूब लाइक स्टॉक के रूप में लार्जेस्ट कंपोनेंट होते हैं, जिनके डायमीटर की बात करी जाए तो 15 से 20 नैनोमीटर का होता है। या सिमिलर टाइप्स ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स, यानी गोलाकार के बने होते हैं। सिंपल होगा बेटा, या सिंपल टाइप के ग्लोब्यूलर प्रोटीन से मिलकर के बने होते हैं, जिन्हें ट्यूबुलिन्स कहा जाता है। अब जाहिर सी बात है, यहां पर जो प्रोटीन है वो प्रोटीन किस रूप में पाई जा रही है बेटा, ट्यूबुलिन प्रोटीन के रूप में यहां पर प्रेजेंट है। याद रखना, माइक्रोट्यूब्यूल्स मतलब सूक्ष्म नलिकाओं में कौन से प्रकार की प्रोटीन पाई जा रही है जिससे मिलकर के वो बने, तो आप कहेंगे सर ट्यूबुलिन्स। ये जो ट्यूबुलिन होते हैं ये हेट्रोडाइमर्स, है ना, हेट्रोडाइमर फेवरेबल कंडीशंस में, ये ट्यूबुलिन हेट्रोडाइमर्स फेवरेबल कंडीशंस में सेल के भीतर लीनियर प्रोटोफिलामेंट्स बनाने के लिए मिलते हैं। भाई जब फेवरेबल कंडीशन होगा तो उस फेवरेबल कंडीशन में कोशिकाओं के अंदर एक लीनियर लाइन के रूप में, है ना, लाइन के रूप में प्रोटोफिलामेंट, लाइन के रूप में प्रोटोफिलामेंट के रूप में, जैसे मान लो ये है ना, इसके अंदर भी एक क्या होगा बेटा, इस टाइप से लीनियर, इस टाइप से लाइन के रूप में फिलामेंट्स बनाने का काम करता है। ठीक है,
जो कि ये जो फिलामेंट्स होते हैं आपस में मिलकर के माइक्रोट्यूब्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं, है ना। और सेंट्रोसोम, अब माइक्रोट्यूब्यूल्स ऑर्गेनिक सेंटर इसको बोलते हैं, मतलब ये तो वही हो गया, सॉरी। और जो सेंट्रोसोम होते हैं, जैसे आप सेंट्रोसोम की बात कर रहे हैं ना, सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम की जो आप बात कर रहे हैं वो इन्हीं से मिलकर के बने होते हैं। इसे सबसे पहले बेनेडन ने खोजा था। भाई सेंट्रोसोम का एक हेडिंग है यार, यहाँ पे थोड़ा सा इसको सही करिएगा, मैं स्प्रिंट रहता है यार, तुम लोग बिल्कुल ध्यान नहीं देते हो। सेंट्रोसोम बेटा क्या है, ये एक प्रकार की हेडिंग है, इसको याद रखना, ये हेडिंग के रूप में लिखिएगा आप लोग, ठीक है। सेंट्रोसोम क्या हेडिंग, सेंट्रोसोम क्या कह रहा है देखो, इसे सबसे पहले बेनेदन ने खोजा था। किसने खोजा था बेटा, बेनेदन ने खोजा था। सेंट्रोसोम नाम किसने दिया था, तो बॉवेरी ने दिया था। सेंट्रोसोम किसने नाम दिया, बॉवेरी ने। ये केवल एनिमल सेल में पाए जाते हैं जो कि न्यूक्लियस के पास पाई जाने वाली संरचना के रूप में स्थित रहते हैं। ये केवल और केवल कहां मिलेंगे बेटा, एनिमल कोशिकाओं के अंदर मिलेंगे, ये प्लांट सेल के अंदर नहीं मिलता। और इनका मेन फंक्शन क्या होता है, सेल डिवीजन में एस्ट्रल रेस का फॉर्मेशन कराना और क्रोमोसोम्स को अपोजिट पोल पर लेकर के जाना। अच्छा देखिए लिखा हुआ, यह मुख्यतः सेल डिवीजन से संबंधित सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, ठीक है। एक सेंट्रोसोम में 2 सेंट्रियोल पाए जाते हैं। एक सेंट्रोसोम इस तरीके से है और इसमें क्या है बेटा, 2 सेंट्रियोल पाए जा रहे हैं। उन्हें डिप्लोसोम भी कहते हैं। अब ये 2 सोम यहां पर पाया जा रहा है सेंट्रोसोम के अंदर, सेंट्रोल्स पाए जा रहे हैं, तो इस सेंट्रोसोम को हम क्या कहते हैं बेटा, डिप्लोसोम, ठीक है। एक सेंट्रियोल से एस्टर रे निकलती है। एक सेंट्रियोल, अगर आप एक सेंट्रियोल की बात करें तो इस एक सेंट्रियोल से इस तरीके से एस्ट्रल रे निकलेगी, है ना, जो आगे चलकर स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन करते हैं। इस तरीके से स्पिंडल फाइबर्स का क्या करते हैं बेटा, फॉर्मेशन करते हैं। साइड में दूसरा वाला होगा, है ना, स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन करते हैं। सेंट्रियोल को चारों तरफ पाए जाने वाले फ्रेश स्पेस रीजन को सेंट्रोस्फीयर कहा जाता है। अब जहां पर बेटा सेंट्रियोल है, उस सेंट्रियोल के आसपास का जो क्षेत्र होगा, आसपास का जो रीजन होगा, इस आसपास के फ्रेश स्पेस को, रीजन को सेंट्रोस्फीयर कहा जाता है, क्योंकि इस जगह पे कोई दूसरी चीज नहीं है। प्लांट सेल में माइक्रोट्यूब्यूल पूरी कोशिकाओं में मॉलिक्यूल्स के ट्रांसपोर्ट व सेल वॉल के डेवलपमेंट के लिए सहायक होती है ना। तो प्लांट सेल में अगर आप माइक्रोट्यूब्यूल्स की बात करें तो प्लांट सेल के अंदर माइक्रोट्यूब्यूल जो होते हैं, ये उस प्लांट सेल की पूरी कोशिका में जो मॉलिक्यूल्स ट्रांसपोर्ट हो रहा है, सेल वॉल जो है उसका डेवलपमेंट हो रहा है, वो बेटा इन्हीं माइक्रोट्यूब्यूल्स के कारण होता है। माइक्रोट्यूब्यूल्स में लगभग 13 लॉन्गिट्यूडनल फॉर्म्स में फिलामेंट असेंबली अरेंज रहती है। मतलब मान लो एक ये माइक्रोट्यूब्यूल है, इस माइक्रोट्यूब्यूल में, एक माइक्रोट्यूब्यूल में करीबन 13 इस तरीके से लंबी लंबी, है ना, पतली पतली है, पूरी एक असेंबली पाई जा रही है। जैसे आप अगर वायर को काट के देखें, है ना, आरके वाला वायर जो है उसको जब आप काटते हैं, छीलते हैं, तो उसमें आप देखते हो छोटे 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 फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर, है ना, एक छोटी सी पतली पतले तार के रूप में वो निकला हुआ है, और बहुत सारे यहां पर होते हैं जिनसे मिलकर के वो चल रहा होता है ना। तो उसी तरीके से बिल्कुल यहां पर प्रेजेंट होता है, जिन्हें प्रोटोफिलामेंट्स कहते हैं। यह स्ट्रक्चर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप तथा एक्सरे डिफ्रैक्शन की जांच के माध्यम से देखा जाता है ना। ऐसे आप नहीं देख सकते हो, इसको आप कैसे देख पाओगे, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की सहायता से देख पाओगे, या एक्सरे जब आपका किया जाएगा, एक्सरे डिफ्रैक्शन किया जाता है तो उसकी जांच में आपको ये दिखाई पड़ते हैं। आगे देखिए लिखा हुआ है, इस प्रोटोफिलामेंट में अलग अलग 2 अमीनो एसिड सीक्वेंस के साथ ट्यूबुलिन मॉलिक्यूल की केमिकल प्रॉपर्टीज भी पाई जाती है, जिन्हें अल्फा और बीटा ट्यूबुलिन के रूप में जाना जाता है। ठीक है, अल्फा और बीटा ट्यूबुलिन के रूप में क्या बेटा यहां पर जाना जा रहा है। इन पूरी असेंबली का आउटर डायमीटर जो होता है वो 30 नैनोमीटर का होता है। पूरी असेंबली का जो आउटर डायमीटर है बेटा वो 30 नैनोमीटर का है, तथा इनर डायमीटर 14 नैनोमीटर का होता है। भाई अगर केवल इनर डायमीटर की बात करें तो कितना है बेटा, 14 नैनोमीटर, तथा वॉल की थिकनेस 8 नैनोमीटर की होती है ना। अंदर कितना है, अंदर कितना है, अंदर है 8, और वॉल का कितना है, सॉरी अंदर है 14, वॉल का कितना है 8 नैनोमीटर, पूरा कितना है 30 नैनोमीटर। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर इसके डायमीटर की भी बात हमने कर ली। अब हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स की। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या है, कैसे हैं, उसका स्ट्रक्चर भी हमने यहाँ पर आपको बता दिया। ये इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से आपको दिखाई पड़ता है। ये जो यहाँ पर आप
एक माइक्रोट्यूबुल के स्ट्रक्चर को देख रहे हैं जिसमें बीटा ट्यूबुलिन और अल्फा ट्यूबुलिन, बीटा ट्यूबुलिन ये इस तरीके की कलर वाली, अल्फा ट्यूबुलिन ग्रीन कलर वाली यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। और ये माइक्रोफिलामेंट देखो, प्रोटोफिलामेंट्स का यहाँ पर एक फॉर्मेशन, ये जो पूरा ये जो ये प्रोटीन लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये ढेर सारे ये इकट्ठा है इस तरीके से, तो ये क्या कहला रहा है बेटा, प्रोटोफिलामेंट कहला रहे हैं। ये पूरा एक प्रोटोफिलामेंट है और ऐसे कई प्रोटोफिलामेंट आपस, मतलब 13 प्रोटोफिलामेंट आपस मिलकर के एक माइक्रोट्यूबुल का फॉर्मेशन कर रहे हैं। फंक्शन देखिए, सबसे पहला लिखा हुआ है माइक्रोफिलामेंट सेल के भीतर सेल ऑर्गेनेल्स तथा अदर साइटोस्केलेटन कंपोनेंट को अरेंज करके सेलुलर पोलैरिटी, कोशिकीय ध्रुवीयता को स्थापित करने में व सेल स्ट्रक्चर को बनाए रखने में सहायता करती है। पहला पॉइंट याद कर लेना। माइक्रोट्यूबुल जो होते हैं वो कोशिका विभाजन में इन्वॉल्व होते हैं। बिल्कुल, क्यों होते हैं? क्योंकि ये स्पिंडल एपरेटस या एस्टर रे को बनाने में सहायक होते हैं, जो कि क्रोमोसोम को ढालते हैं या क्रोमोसोम को अपने अलग अलग पोजीशन पर या पोल पर लेकर के जाते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल सेल में इंटरनल ट्रांसपोर्ट नेटवर्क को बनाते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या होते हैं? सेल के अंदर इंटरनल ट्रांसपोर्ट नेटवर्क का फॉर्मेशन बनाते हैं, ठीक है, जो वेसिकल्स यानी गुच्छिकाओं की ट्रैफिकिंग यानी तस्करी को, ट्रैफिकिंग कहने का मतलब तस्करी आने जाने के लिए है ना, ट्रैफिकिंग को परमिट्स, अनुमति देती है। मतलब हर कोई मुंह उठा करके अंदर नहीं आ सकता, उसको माइक्रोट्यूब्यूल से गुजरना पड़ेगा। यानी कि माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या करेंगे, इनकी जांच करेंगे, तब जाकर के कोई भी स्ट्रक्चर, सब्सटेंस बॉडी के अंदर या सेल के अंदर जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, लिखा हुआ है माइक्रोट्यूब्यूल से अटैच प्रोटीन्स इसके स्ट्रक्चर में फोर्स व मूवमेंट के निर्माण में सहायक होते हैं, जो सेल की मोटिलिटी यानी कि फ्लैजिला और सीलिया के द्वारा। तो फ्लैजिला और सीलिया का जो स्ट्रक्चर है ना मेरा बेटा, वो माइक्रोट्यूब्यूल से ही मिलकर के बना है ना। तो ये मोबिलिटी या मोटिलिटी में सहायता प्रदान करता है, किसको? अमीबा और पैरामीशियम को। जहां जहां सीलिया और ये प्रेजेंट है, वहां वहां पर क्या है बेटा, ये मोटिलिटी प्रेजेंट होगा। अब एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ये तो समझ में आ गया, तो स्पर्म भी तो मूवमेंट करता है, तो उसमें टेल रीजन जो है वो माइक्रोफिलामेंट्स का बना है। तो मेरा प्यारे बच्चों, जो सेल है, सेल के अंदर क्या है? माइक्रोट्यूब्यूल है। तो अब आप बताओ, हर प्रकार की सेल में माइक्रोट्यूब्यूल पाए जा रहे हैं, तो टेल वाला जो रीजन है स्पर्म का, तो उसमें भी तो माइक्रोट्यूब्यूल होगा, होगा कि नहीं होगा? अरे बिल्कुल होगा यार। अच्छा, आगे बढ़िए, अब हम बात करेंगे माइक्रोफिलामेंट्स की। माइक्रोट्यूब्यूल हो गया, अब माइक्रोफिलामेंट की बात करेंगे, सूक्ष्म तंतुओं की बात करेंगे। सूक्ष्म नलिकाओं की बात कर चुके, अब सूक्ष्म तंतु भी ये क्या करते हैं? ये भी साइटोस्केलेटन बनाने में सहायता करते हैं। ये कहां प्रेजेंट होते हैं वो हम देखेंगे अभी। तो देखिएगा, माइक्रोफिलामेंट और एक्टिन फिलामेंट, माइक्रोफिलामेंट को एक्टिन फिलामेंट्स भी कहते हैं। साइटोस्केलेटन के सबसे छोटे फिलामेंट्स होते हैं, ठीक है। ये मुख्य रूप से एक्टिन प्रोटीन के पॉलीमर्स होते हैं। जो एक्टिन प्रोटीन है उसके पॉलीमर होते हैं, जो सेल के साइटोस्केलेटन का ढांचा बनाने में सहायता करता है, ठीक है। सेल के साइटोस्केलेटन का ढांचा बनाने में सहायता कर रहे हैं। ये फिलामेंट जो होते हैं लॉन्ग जी एक्टिन चेन से बने होते हैं, एक लंबी जी एक्टिन चेन से मिलकर के बने होते हैं, जो दो समानांतर बहुलक, टू पैरेलल पॉलीमर, ये देखो टू पैरेलल पॉलीमर ऐसे एक दूसरे के ऊपर ऐसे चढ़े होंगे, टू पैरेलल पॉलीमर के रूप में बनते हैं तथा एक दूसरे के चारों ओर 6 से 8 नैनोमीटर के डायमीटर के रूप में हेलिकली फॉर्म में मुड़ जाते हैं। जैसे डीएनए ऐसा लगेगा कि जैसे डीएनए नहीं आपस में मिलकर के बना होता, दो डीएनए के स्ट्रैंड से, है ना, उस तरीके से। माइक्रोफिलामेंट्स क्या होते हैं? माइक्रोट्यूब्यूल्स एवं इंटरमीडिएट फिलामेंट्स के साथ ऑल यूकेरियोटिक सेल्स में पाए जाते हैं तथा मुख्य रूप से साइटोस्केलेटन के स्ट्रक्चर कंपोनेंट में फॉर्म या रूप में भाग या कार्य करते हैं। ये देखिए, ये एक पॉलीमराइज्ड एक्टिन माइक्रोफिलामेंट्स है, जहां पर आपको फिलामेंट एक्टिन, एफ एक्टिन और जी एक्टिन देखने को मिल रहा है। एफ एक्टिन ये वाला और जी एक्टिन ये वाला, जी एक्टिन, है ना। और ये सारे के सारे सब मिलकर के एक लंबी इस तरीके से चैन का निर्माण करते हैं। लाइक ये अलग देखो जा रहा है, ये इधर निकला और ये वाला देखो ऊपर इस तरीके से निकल गया, है ना। तो इस तरीके से ये अरेंज रहता है। फंक्शन क्या है भैया माइक्रोफिलामेंट्स का? क्वेश्चन आता है, माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट्स, है ना, इंटरमीडिएट फिलामेंट, इनको लिखने को आता है, इसलिए मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ।
थोड़ा मजा नहीं आ रहा होगा, कोई बात नहीं, लेकिन कुछ ऐसे भी टॉपिक हैं जिनको पढ़ना जरूरी है। अच्छा देखिए, लिखा हुआ है माइक्रो जो फिलामेंट्स होते हैं ये मायोसिन नामक प्रोटीन के साथ मिलकर के कोशिका के कॉन्ट्रैक्शन और बेसिक सेल मूवमेंट के लिए आवश्यक फोर्सेस को या बल को निर्मित करते हैं। तो माइक्रोफिलामेंट का मेन फंक्शन क्या हो गया भैया? पहली बात तो ये मायोसिन नामक प्रोटीन से मिल जाते हैं और मिल करके कोशिका के कॉन्ट्रैक्शन में कोशिका सिकुड़ रही है और बेसिक सेल मूवमेंट में सेल मूवमेंट कर रही है, उसमें ये एक बल को प्रोवाइड करता है। यूकैरियोटिक सेल अपने पर्यावरण में आने वाले वेरियस स्ट्रेसेस, है ना, अपने पर्यावरण में एटमॉस्फेरिक कंडीशन में डिफरेंट टाइप के चेंजेस होते हैं। तो एक यूकैरियोटिक सेल का जो एक सेल है, या मैं यूं कहूं कि एक ऑर्गेनिज्म है, तो वो क्या करेगा? अपने आप को ढालने का प्रयास करेगा उस वातावरण में। तो स्ट्रेस को बराबर रखने के लिए, वो उसमें घुल जाए, उसके लिए अपने एक्टिन फिलामेंट की संरचना पर भरोसा करती है। भाई जो एक्टिन फिलामेंट का स्ट्रक्चर है ना, उसके ऊपर वो भरोसा करते हैं, उसी के आधार पर वो अपने अंदर का और बाहर के एटमॉस्फेरिक कंडीशंस का ध्यान रख पाती है। थर्ड देखिए, लिखा हुआ है माइक्रोफिलामेंट सेल की सरफेस के अनुवानों के उत्पादन में महत्वपूर्ण होती है, जैसे जैसे फिलोपोडिया, फिलोपोडिया, लैमेलिपोडिया, है ना, स्ट्रियोसीलिया आदि। ये फिलामेंट अमीबॉइड मोबिलिटी में अपना मुख्य रोल निभाती है। तो जैसा अमीबा में आप देख रहे हैं कि मोबिलिटी हो रहा है या अमीबा के सेल मूव कर रहा है, तो उसमें ये माइक्रोफिलामेंट का बहुत बड़ा रोल होता है। माइक्रोफिलामेंट्स एक अन्य महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्या? कि जब माइटोसिस डिवीजन होता है तो इसमें ये अपने सहायता के रूप में भी काम करता है और ये साइटोप्लाज्मिक डिवीजन में भी सहायता करती है। भाई पहले तो माइक्रोफिलामेंट एक अन्य महत्वपूर्ण क्या कर रहा है? सेल डिवीजन में काम कर रहा है। तो सेल डिवीजन में किस में काम करेगा भैया? साइटोप्लाज्मिक डिवीजन में। क्योंकि प्लांट में तो बहुत अच्छे तरीके से आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि वहां पर इस तरीके से एक प्लेट का फॉर्मेशन होता है दो सेल के बीचों बीच में, मतलब दो अलग अलग सेल बन जाए, मतलब ये दो न्यूक्लियस, मान लो ये एन है, न्यूक्लियस न्यूक्लियस और ये एक सेल है। इस सेल के अंदर आप देखेंगे इस तरीके से, तो सेंटर से पेरिफेरी की तरफ, है ना, ये माइक्रोफिलामेंट्स और ये गोल्जी बॉडी के फ्रेगमेंट्स आकर के यहाँ पर अटैच होते हैं, जिससे यहाँ पर एक सेप्टम बन जाता है, जिससे दो सेल अलग हो जाती हैं। तो सेल डिवीजन में ये बहुत बड़ा रोल अदा करता है, खास करके प्लांट कोशिका के। माइक्रोफिलामेंट्स में सेल में पाए जाने वाले सेल ऑर्गेनेल्स को अपनी जगह में रखते हैं, ठीक है, एवं यह सेल की रिजिडिटी एंड शेप के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। भाई सेल खुरदुरी है, उसका शेप कैसा है, उसमें भी माइक्रोफिलामेंट का रोल होता है। अब हम थर्ड और लास्ट फिलामेंट की बात करेंगे, जिसका नाम है इंटरमीडिएट फिलामेंट। क्या कह रहा है कि इंटरमीडिएट फिलामेंट 8 से 12 नैनोमीटर डायमीटर वाले होते हैं। ये केराटिन फाउंड इन ह्यूमन हेयर्स एंड नेल्स एज वेल एज इन स्केल्स, है ना, हॉर्न, हूप्स ऑफ एनिमल, विटामिन, मतलब अरे यार केराटिन के रूप में आपको देखने को मिल रहा है भैया। इंटरमीडिएट फिलामेंट का केराटिन में ये नाखून हो गया, बाल हो गए, इनमें केराटिन होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है। तो केराटिन जो है ना के रूप में इंटरमीडिएट फिलामेंट होगा। विटामिन में इंटरमीडिएट फिलामेंट होता है, डेस्मिन, लेमिन, है ना, कुछ ऐसी प्रोटीन्स होती हैं जो इंटरमीडिएट फिलामेंट को बनाने में सहायता करती हैं। तो ये जितना भी है ना, ये इंटरमीडिएट फिलामेंट को बनाने में सहायता कर रही है। देखिए, लेमिन प्रोटीन को छोड़ करके जो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं तथा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को बनाने में सहायता करते हैं, ठीक है। लेमिन प्रोटीन को छोड़कर जो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं, बाकी के जो बच गए वो सब न्यूक्लियस में प्रेजेंट है और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को बनाने में सहायता कर रहे हैं। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में लेमिन प्रोटीन का कोई रोल नहीं है, ठीक है। वह सभी इंटरमीडिएट फिलामेंट साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं, जो कि सेल के शेप को बनाए रखने में सहायता करते हैं। देखिए, एक अध्ययन किया गया है, तो उस अध्ययन के आधार पर 50 से अधिक विभिन्न प्रकार के इंटरमीडिएट फिलामेंट्स देखे गए हैं या खोजे गए हैं, जिन्हें निम्नलिखित 6 ग्रुप में डिवाइड किया जाता है। तो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स को 6 ग्रुप में डिवाइड किया गया। टाइप पहला और दूसरा जो ग्रुप है वो कहता है कि इस ग्रुप में एपिथेलियल मेम्ब्रेन में अधिकतम 15 अलग अलग प्रोटीन्स पाई जाती हैं। जो एपिथेलियल मेम्ब्रेन मतलब जो एपिथेलियम का फॉर्मेशन कर रही है, लेयर का फॉर्मेशन कर रही है, इसमें क्या कर रहे हैं बेटा? एपिथेलियल मेम्ब्रेन में अधिकतम
15 अलग अलग प्रोटीन पाई जा रही है ना, अलग अलग प्रोटीन पाई जा रही है। टाइप थर्ड की बात करें, टाइप थर्ड ग्रुप की बात करें तो इसमें विटामिन और डेस्मिन को इंक्लूड किया गया है। स्मूथ मसल सेल, डब्ल्यूबीसी और ग्लियल सेल में पाए जाते हैं, है ना। ग्लियल सेल में ये ग्रुप के जो है ना माइक्रोफिलामेंट्स पाए जा रहे हैं, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स पाए जा रहे हैं, सॉरी। टाइप 4 की बात करें तो इस ग्रुप में न्यूरोफिलामेंट्स प्रोटीन तथा अल्फा अल्फा इंटरनेक्सिन को इंक्लूड किया गया है। अल्फा इंटरनेक्सिन को क्या किया गया बेटा, इंक्लूड किया गया है, जो कि मुख्य रूप से नर्व कोशिकाओं में पाई जाती है ना। टाइप 5 की बात करें तो इसमें लेमिन प्रोटीन को इंक्लूड किया गया है, लेमिन प्रोटीन टाइप 5 में आता है। टाइप 6 में, और इस समूह में नेस्टिन प्रोटीन को इंक्लूड किया गया है। किसको, नेस्टिन प्रोटीन को इंक्लूड किया गया है, जो कि न्यूरॉन्स में पाई जाती है। तो नर्व सेल में यहां पर न्यूरोफिलामेंट्स प्रोटीन प्लस अल्फा इंटरनेक्सिन पाया जा रहा है। यहां पर न्यूरॉन की बात करें तो यहां पर नेस्टीन प्रोटीन प्रेजेंट है, ठीक है। ये बात याद रखिएगा, ये कुछ टाइप है इसके। चलो इसके भी फंक्शन देख लेते हैं भैया। तो फंक्शन ऑफ इंटरमीडिएट फिलामेंट, तो पहला फंक्शन देखिए क्या कहता है कि ये जो जितने फिलामेंट्स होते हैं मुख्यतः सेल के आकार को स्ट्रक्चरल सपोर्ट देते हैं, है ना, उसको सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, उसकी आकार के स्ट्रक्चर को। या एपिथेलियल सेल, है ना, अस्तरकीय कोशिकाओं में जो स्तर का लेयर का फॉर्मेशन करती हैं, स्ट्रेचिंग के लिए सहायक होता है। मतलब आप ऐसे पकड़ के खींच लेते हो, स्ट्रेच हो रहा है, देखो ये मसल, और जब छोड़ दे रहे हो तो वापस वहीं पे जा रहा है, तो स्ट्रेचिंग के लिए सहायक होता है। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को स्ट्रॉन्ग व प्रोटेक्ट करने में भी सहायता करता है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वहां पर ये प्रेजेंट है, तो उस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को ये मजबूत और सुरक्षा देने का काम करता है। ये ग्रोइंग एक्सॉन को सपोर्ट देते हैं। जो ग्रोइंग एक्सॉन, एक्सॉन का मतलब न्यूरॉन ग्रो नहीं करता, लेकिन ग्रोइंग रीजन जो एक्सॉन का ग्रोइंग मतलब न्यूरॉन का एक एक्सॉन वाला पोर्शन है, वो ग्रोइंग रीजन होता है, तो उसको क्या कर रहे हैं, सपोर्ट देने में सहायता करता है। ये जेड डिस्क के बीच ब्रिज बना करके मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन में सहायता करता है। जो मसल्स में कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं ना, वो जेड डिस्क के लेवल पर होते हैं। मतलब मसल्स में कैसे कॉन्ट्रैक्शन होता है, इस प्रोसेस को हम लोग आगे कभी समझेंगे, अगर आपके सिलेबस में होगा, है ना, मस्कुलर स्ट्रक्चर पढ़ाना होगा तो समझेंगे वहां पर मसल कॉन्ट्रैक्शंस कैसे करता है ना, डिटेल में। तो इस तरीके से बेटा हमने यहाँ पर साइटोस्केलेटन के बारे में पढ़ा, और साइटोस्केलेटन में हमने 3 चीजों के बारे में पढ़ा स्पेशली। एक तो माइक्रोट्यूब्यूल्स के बारे में पढ़ा, दूसरा माइक्रोफिलामेंट के बारे में पढ़ा, और तीसरा इंटरमीडिएट फिलामेंट के बारे में पढ़ा। ये तीनों ही फिलामेंट्स क्या करते हैं, हमारी कोशिका का साइटोस्केलेटन बनाने का काम करते हैं। समझ में आ गया बच्चा? तो आई होप यहां तक समझ में आया होगा। इसका पीडीएफ फाइल आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। तो टेलीग्राम में ज्वाइन करने के लिए आप टेलीग्राम पे जाकर के सर्च करो SR बिहार बीएससी क्लासेस, चैनल आ जाएगा। फुटवा हमारा नहीं, उसमें जो लोगो है अपना SR बिहार बीएससी क्लासेस वाला, वो आ जाएगा, उसमें ज्वाइन कर लो, और भैया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो। इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, क्योंकि इतना ज़्यादा सपोर्ट आप जब करेंगे तब हम यहाँ पर रेगुलर बेसिस पर बहुत सारा कंटेंट आप लोगों के लिए लेकर के आते रहेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।